हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीके अग्नोत्री आज आपको एसिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। लगभग सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो सबसे पहले एसिड्स क्या है, हिंदी में इनको अम्ल कहा जाता है। एसिड ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है। एसिडस मीन्स सॉर, खट्टा, है ना। यानी ये इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। तो इनका डेफिनेशन, इनकी पहचान तो इनके नाम में ही छिपी हुई है। दूसरा, इनका एक्वस सोल्यूशन यानी जली विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको रेड में चेंज कर देता है। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाटर में डिजॉल्व करने पर ये H+ आयन जनरेट करते हैं, H+ आयन। ओके, अब आता है इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ हाइड्रोजन यानी H+ के साथ कोई नेगेटिव आयन अटैच होता है ना। फॉर एग्जांपल HCl, अब देखिए यहाँ नेगेटिव आयन Cl-, HNO3 नेगेटिव आयन NO3-, H2SO4 नेगेटिव आयन SO4-, है ना। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? अनॉक्सी एसिड एंड ऑक्सी एसिड्स। अनॉक्सी एसिड जहाँ पर नॉन मेटल के साथ केवल हाइड्रोजन अटैच होता है। ऑक्सी एसिड जहाँ नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप अटैच होता है ना। यहाँ नॉन मेटल के साथ केवल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HCN, ये अनॉक्सी एसिड्स हैं। यहाँ नॉन मेटल FCl, Br, है ना। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है नॉन मेटल का, तो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है। ये सभी अनॉक्सी एसिड्स हैं। ओके, अब आता है ऑक्सी एसिड्स। यहाँ नॉन मेटल के साथ OH अटैच होता है। फॉर एग्जांपल HOCl, Cl नॉन मेटल और इसके साथ OH अटैच, ये ऑक्सी एसिड हुआ। तो टाइप्स ऑफ एसिड 2 टाइप का हुआ, अनॉक्सी, ऑक्सी। अनॉक्सी मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सी मीन्स विद ऑक्सीजन। अब आता है इनका नाम कैसे लिखा जाए, नॉमेनक्लेचर भी देखते चलिए। फॉर एग्जांपल HCl, अनॉक्सी एसिड में नाम लिखते समय एक प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है हाइड्रो। ओके, सारे अनॉक्सी एसिड्स के लिए। अब हाइड्रो के साथ फिर क्या करना है? अब देखिए इस अनॉक्सी एसिड में नेगेटिव आयन क्या है? Cl-। Cl- का नाम होता है क्लोराइड। तो हाइड्रो, इसके बाद नेगेटिव आयन के नाम के लास्ट में जो आइड था इसको रिप्लेस कर दिया किससे? इक से, क्लोरिक एसिड। अनॉक्सी एसिड में पहले हाइड्रो यूज़ करना है, इसके बाद जो नेगेटिव आयन प्रेजेंट है उसके लास्ट में आइड हटा दें, एक ऐड कर दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रो, CN का साइनाइड होता है, साइनाइड है, साइनिक एसिड। HBr, हाइड्रो ब्रोमाइड होता है, तो ब्रोमिक एसिड। इस तरह आप अनॉक्सी एसिड्स के नाम लिख सकते हैं, है ना। अनॉक्सी एसिड्स के प्रीफिक्स हाइड्रो, इसके बाद नेगेटिव आयन के नाम के लास्ट में आइड को इक से रिप्लेस करेंगे। अब आता है ऑक्सी एसिड्स के लिए।
इसमें हाइड्रो का यूज़ नहीं करना है। देखिए HNO2, यहाँ पर नेगेटिव आयन से ही नाम निकल आएगा। यहाँ नेगेटिव आयन NO2, NO2 मीन्स नाम क्या होता है इसका, नाइट्राइट। तो यहाँ इस आइड को रिप्लेस करना है किससे, अस से, नाइट्रस एसिड, आइड अस से। HNO3, यहाँ नेगेटिव आयन नाइट्रेट, नाइट्रेट, 8 इज रिप्लेस्ड बाई इक, नाइट्रिक एसिड। इस तरह आप ऑक्सी एसिड्स के नाम लिख सकते हैं, है ना। तो पहचान क्या हुई इनकी, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई नेगेटिव आयन होगा। और नेगेटिव आयंस को जानने के लिए नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटल से हमारा वीडियो देखें, उसमें मैंने नेगेटिव आयंस का पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, चलिए, तो टाइप्स ऑफ एसिड क्लियर हुआ। अब चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। इस टॉपिक में हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को ही मेनली जानना है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अम्लों की प्रबलता, कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ये कैसे जानेंगे। इन जनरल जो भी एसिड वाटर में डिजॉल्व करने पर जितनी जल्दी H+ छोड़ता है वो उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रांग एसिड होता है ना। H+ जितनी जल्दी रिमूव करता है, H+ देर में देता है, वीक एसिड होता है। बट इसको जानने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या है, किसी भी एसिड का जो नेगेटिव आयन होता है वो उसका कंजुगेट बेस होता है। कंजुगेट बेस ऑफ HCl, Cl-, कंजुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट माइनस, कंजुगेट बेस ऑफ HCN, Cn-, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। इनका स्ट्रेंथ, है ना, इन एसिड्स का स्ट्रेंथ इनके जो कंजुगेट बेस थे इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ओके, तो कंजुगेट बेस क्लियर हुआ ना। कंजुगेट मतलब, कंजुगेट बेस मीन्स किसी एसिड्स का जो नेगेटिव आयन होता है ना। H+ छोड़ने के बाद जो नेगेटिव आयन बचता है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। और किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होता है उस एसिड का स्ट्रेंथ यानी उसकी प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होती है। अब आता है क्वेश्चन, हम लोग स्टेबिलिटी कैसे जानेंगे कंजुगेट बेस की। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ये किस पे डिपेंड करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑफ नेगेटिव आयन। एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा यानी जो नेगेटिव आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी उस नेगेटिव आयन पर जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है उसके डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विस्थानीकरण, आवेश का विस्थानीकरण। यानी जो चार्ज है ना नेगेटिव आयन पर, वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स हो सकता है, कितनी जगह पर मूव कर सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, है ना, इट मीन्स डीलोकलाइजेशन इसका उतना ही ज़्यादा होगा और उसी रेशियो में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ओके, कैसे, देखिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, NH3, H2O, HF, इन सब में एसिडिक नेचर है, बट इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, HF। क्वेश्चन उठता है क्यों।
कंजुगेट बेस ऑफ HF F माइनस, कंजुगेट बेस ऑफ वाटर OH माइनस, कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया NH2 माइनस, कंजुगेट बेस ऑफ CH4 CH3 माइनस। इन चारों में F माइनस मोस्ट स्टेबल है। क्यों स्टेबल हुआ देखते हैं इस कंसेप्ट पर। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज है, यहाँ 4 वैलेंसी में से एक H रिमूव, इन चारों में F माइनस मोस्ट स्टेबल है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, है ना। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, यहाँ पर कार्बन में अभी भी 3 हाइड्रोजन एटम इससे अटैच है, तो कार्बन का कितना पार्ट खाली हुआ अब तक? 1/4। 4 में से 3 वैलेंसी नहीं, 3 हाइड्रोजन अभी भी अटैच, केवल एक H गया। तो इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कार्बन का कितना वॉल्यूम मिलेगा? टोटल वॉल्यूम का 1/4 ओनली। अमोनिया में देखिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम थे, एक हाइड्रोजन एटम चला गया, तो एक हाइड्रोजन चला गया, 2 अभी भी हैं। कार्बन का कितना पार्ट, सॉरी नाइट्रोजन का कितना पार्ट खाली हुआ? टोटल वॉल्यूम का 1/3। तो ये नेगेटिव चार्ज कितने पार्ट में डीलोकलाइज हो सकता है? जो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम का 1/3। यानी इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कार्बन के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा स्पेस मिलेगा, है ना। कुल वॉल्यूम का 1/3, यहाँ टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1/4। ओके, इधर आते हैं। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसमें से एक ये चला गया है। अब ऑक्सीजन का कितना पार्ट खाली हो गया? 1/2। यानी इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए ऑक्सीजन का आधा वॉल्यूम मिलेगा, 1/2। 2 वैलेंसी थी, उसमें से एक तो अभी भी है, एक चला गया, है ना। इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के टोटल वॉल्यूम के 1/2 पार्ट में डीलोकलाइज हो सकता है, मूव कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिर्फ 1/3। यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन की वैलेंसी एक ही होती है और वो H जा चुका है, यानी ये नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के टोटल वॉल्यूम में डीलोकलाइज हो सकता है, फ्लोरीन के टोटल वॉल्यूम में मूव कर सकता है ना। तो अब आप देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए फ्लोरीन का पूरा वॉल्यूम मिलता है, यहाँ 1/2 मिलता है, यहाँ 1/3 मिलता है, और यहाँ इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए सबसे कम वॉल्यूम मिला। इट मीन्स लीस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिला मोस्ट स्टेबल। ओके, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का ऑर्डर ये रहेगा। HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। ओके, क्लियर हुआ ना ये? ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, HF HCl HBr HI। इन चारों में HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों? देखिए इसका कंजुगेट बेस F माइनस, Cl माइनस, ब्रोमीन, और यहाँ आयो माइनस आयोडाइड आयन। नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए फ्लोरीन का पूरा वॉल्यूम मिलेगा, यहाँ क्लोरीन का पूरा वॉल्यूम मिलेगा, यहाँ ब्रोमीन का और यहाँ आयोडीन का मिलेगा, है ना। तो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस इन चारों में I माइनस होगा। क्यों I माइनस होगा? वॉल्यूम तो यहाँ भी पूरा मिला इस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए, और वॉल्यूम यहाँ भी पूरा मिला, फिर ये क्यों मोस्ट स्टेबल हो गया? बिकॉज I का साइज इन चारों में सबसे बड़ा है ना, ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट साइज। जब साइज बड़ा है वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा इसका, है ना, I का। तो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। अब देखिए साइज अब बनाते हैं। फ्लोरीन में 2 सेल्स होती हैं, क्लोरीन में 3 सेल्स होती हैं, ब्रोमीन में 4 सेल्स होते हैं, और आयोडीन में 5 सेल्स होते हैं।
यहाँ ये नेगेटिव चार्ज इस सेल में डीलोकलाइज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस सेल में डीलोकलाइज होगा और यहाँ पर इधर होगा और यहाँ पर इधर होगा। अब आप देखिए इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट साइज, और यहाँ सबसे कम वॉल्यूम मिलेगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। ओके, तो इसलिए यहाँ पर HI स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, यहाँ पर I- की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा मिला इसको। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन कैसे देखा जाएगा? देखिए, फॉर एग्जांपल HNO2, HNO3, ये दोनों ही ऑक्सी एसिड है। यहाँ HNO3 स्ट्रॉन्गर है, HNO2 के कंपेयर में ये अम्ल प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? देखिए, इसका कंजुगेट बेस NO3, इसका कंजुगेट बेस NO2, NO3 मोर स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? कैसे पता चलेगा? एक्चुअली में जो ऑक्सी एसिड्स के नेगेटिव आयन होंगे उनकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। ऑन ऑक्सी एसिड में भी था, बट यहाँ थोड़ा सा क्या चेंज होगा? यहाँ जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर। नॉन मेटल के साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर इंक्रीज होगा तो डीलोकलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज केवल 2 ऑक्सीजन एटम्स पर डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा है ना। यानी इस चार्ज को मूव करने के लिए कितना ऑक्सीजन एटम डीलोकलाइज होने के लिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम मिलेगा, और यहाँ पर इस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए ओनली 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे, इसलिए ये मोर स्टेबल हुआ, यानी ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ। और देखिए H2SO3, H2SO4, यहाँ पर H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? यहाँ नेगेटिव आयन है सल्फेट, और यहाँ नेगेटिव आयन है सल्फाइट आयन। सल्फेट आयन मोर स्टेबल। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 4, और यहाँ पर कितने मिलेंगे? 3, है ना। इट मीन्स सल्फेट आयन मोर स्टेबल, तो इसका रिलेटिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसी तरह HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, यहाँ HOClO3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों? यहाँ पर देखिए कंजुगेट बेस होगा Cl4-, यहाँ ClO3-, यहाँ ClO2-, और यहाँ पर ClO-। ओके, यहाँ देखिए इस माइनस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 4। यहाँ माइनस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन। इट मीन्स मोस्ट स्टेबल नेगेटिव आयन, है ना। इन चारों में ये मोस्ट स्टेबल है, तो इसका रिलेटिव एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और वैसे भी ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ClO-, ClO2, ClO3 और ClO4। यहाँ पर ये माइनस चार्ज एक ही ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, यहीं पर रहेगा, बट आप देखिए माइनस चार्ज इधर भी आ सकता है, तो इस चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए कितने एटम्स मिले? 2। यहाँ पर ये चार्ज इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना। और यहाँ पर ये चार्ज 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो सकता है। कैसे? ये भी देखिएगा,
है ना। मैं एक आयन दिखा रहा हूँ, Cl O माइनस, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3। ओके, पहले माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पर था, फिर इस पर आया, फिर इस पर आया। तो ये माइनस चार्ज कितने एटम पर डिलॉकलाइज हुआ, कितने एटम पर डिस्पर्स हुआ, 3 एटम्स पर। यहाँ पर यही माइनस चार्ज 1 2 3 यानी 4 एटम पर चला जाएगा, 4 एटम में डिस्पर्स हो जाएगा। यहाँ माइनस चार्ज ये 2 ऑक्सीजन एटम पर डिस्पर्स हो जाएगा, और यहाँ पर अकेला एक। तो ClO4 मोस्ट स्टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज को डीलॉकलाइज होने के लिए कितना आइटम मिला, 4। यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ओके, तो इस तरह आप ऑक्सी एसिड्स की भी रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? द हेल्प ऑफ डीलॉकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, है ना। इसके लिए आपको फिर अदर कंसेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो अदर कंसेप्ट भी यूज़ होते हैं इसमें, है ना। देखिए कौन, अदर कंसेप्ट्स और क्या हो सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच वैल्यू, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल। बट यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट अलग अलग पढ़ने होंगे, लेकिन मैं आपको सारे एसिड्स का स्ट्रेंथ जानने के लिए केवल एक ही जगह पर ले चल रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी जगह अप्लाई करिए, है ना। एडवांस क्विक, ओके। तो यहाँ से स्ट्रेंथ आपको पता चला। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपने अभी तक पढ़ा है, HF HCl HBr HI CH4 NH3 H2O HF HOCl HOClO HOClO2 HOClO3 H2SO3 H2SO4 HNO2 HNO3, है ना। तो इस तरह से आप एसिड्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सारे मिनरल एसिड्स की स्ट्रेंथ थी, है ना। अभी हम लोग ऑर्गेनिक को भी पढ़ेंगे, जिसके लिए कुछ कंसेप्ट्स और भी इसमें यूज़ होंगे, बट मेजर कंसेप्ट एक ही है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ओके। तो ये आप लोगों ने अभी तक एसिड्स का स्ट्रेंथ देखा, और इन सारे एसिड्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए वैसे तो अलग अलग मेथड भी मैंने आपको बताए, बट उनकी जगह पर आप केवल एक मेथड यूज़ करें। हर किसी का स्ट्रेंथ आप केवल एक ही कंसेप्ट से जान सकते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने मिनरल एसिड्स की स्ट्रेंथ को जाना, इसके आगे अब जानेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है ना। तो प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखें और शेयर भी करें, जिससे आपके अन्य साथियों को भी लाभ हो सके, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना, जिससे मैं आपके सामने और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।